हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू एलएलपी सेशन। हम फास्ट ट्रैक बैच में आज एलएलपी 2008 करेंगे रिवाइज। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सो बेसिकली कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड है एलएलपी 2008। यस, जैसे एक कंपनी अपने नाम पे खुद प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, बेसिकली उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकती है। उसी तरीके से एलएलपी में भी प्राइवेट कंपनीज के सारे बेनिफिट्स होते हैं मेजॉरिटी। या लाइबिलिटी भी लिमिटेड रहती है, जैसे कि पार्टनरशिप में नहीं होती। पार्टनरशिप में देखा था लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जॉइंटली भी सेवरली भी। गवर्नेंस इट इज बिटवीन द, जैसे अग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में जिन्होंने एलएलपी फॉर्म करी है, वो गवर्न करता है। दैट इज व्हाट इज नो ड्राइविंग द एंटायर एलएलपी। नाउ एलएलपी के क्या की फीचर्स हैं। एलएलपी में लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है, करे कोई भरे कोई वाली कहानियाँ नहीं है, नो म्यूचुअल लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन। जैसे कंपनी में देखा है कि लोग आते हैं लोग जाते हैं, कंपनी चलती रहती है, वैसे ही एलएलपी भी चलती रहती है। और जैसे अग्रीमेंट बना हुआ है वैसे टर्म्स कंडीशंस रहते हैं। ठीक, अब एडवांटेजेस क्या है एलएलपी के। एलएलपी के फीचर्स, लाइबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड है इन एलएलपी व्हेन आई कंपेयर इट विद कंपनी। या एंड लीगल आइडेंटिटी सेपरेट, जैसे कि कंपनी में होती है वैसे ही है। कंप्लायंस जबकि कंपनी में ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर कम रहते हैं। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन कंपनी में ज़्यादा होती है, यहाँ कम रहती है। गवर्नेंस है ना, जो आपको कंप्लायंसेस एक्सेट्रा करने होते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट होते हैं कंपनी में। व्हेन आई कंपेयर इट टू एलएलपी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर, बेस्ड ऑन अग्रीमेंट रहता है। अगर मैं ग्लोबल अडॉप्शन के बारे में बात करती हूँ तो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और कुछ गल्फ कंट्रीज में ऑलरेडी एलएलपी रिकग्नाइज थी, जब इंडिया में 2008 में एलएलपी का एक्ट पास हुआ। ठीक है, एंड वी वर वन ऑफ द फर्स्ट बैचेज जिन्होंने एलएलपी एक्ट पढ़ा था, क्योंकि 2009 आई स्टार्टेड डूइंग माई ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसी समय मेरा फाउंडेशन भी क्लियर हुआ था। तो इंटर दे रहे थे, इंटर में एंट्री हुई थी, तो हमने दोनों ही एक्ट्स, मतलब दोनों ही जगह एलएलपी पहली बार पढ़ा था। उसमें कोर्स में नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। या now let's talk about LLP Act structure. LLP Act 2008 में 14 chapters हैं, 81 sections हैं, 4 schedules हैं। ये 4 schedules सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये 4 schedules क्या है। फर्स्ट schedule में तो बात हो रखी है राइट्स ऑफ पार्टनर्स, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अगर अग्रीमेंट में बता रखा है तो ठीक है, अदरवाइज व्हाट schedule 1 इज सेइंग, यू विल हैव टू फॉलो दैट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे हमने पढ़ा है ना। अब बात करते हैं सेकंड शेड्यूल। अगर कोई फर्म एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहती है, वो सेकंड शेड्यूल फॉर्म करेगी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहती है, उसे थर्ड शेड्यूल फॉलो करना है। अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहती है, तो उसे फोर्थ शेड्यूल फॉलो करना होता है। सिंपल, शेड्यूल इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, तो कितने चैप्टर्स, 14 चैप्टर्स, 81 सेक्शंस एंड 4 स्केड्यूल्स। ना एलएलपी के क्या की पॉइंट्स है मेरे बेटे। कौन बन सकता है एलएलपी के अंदर एक पार्टनर, कोई इंडिविजुअल भी बन सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स भी बन सकती हैं, ऐसा हमें सेक्शन 5 बोल रहा है। ठीक है, हु कांट बी अ पार्टनर, कोई बंदा अगर अनसाउंड माइंड का है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आ पा रहा था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ पा रहा था उसी तरीके से वो एलएलपी भी नहीं फॉर्म कर पाएगा। कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अगेन नॉट क्वालिफाइड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर नॉट कैन नॉट आल्सो फॉर्म एलएलपी। अगर उसने एलएलपी की सॉरी इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई भी किया हुआ है अंडर आईबीसी 2016 या वेरेवर, है ना, अगर इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई भी किया हुआ है, इवन देन यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, कोई भी एलएलपी जो तो इंडिया में या तो अब्रॉड में लिस्ट हो रखी है, बन रखी है, बेसिकली रजिस्टर हो रखी है। कोई भी कंपनी इंडिया में अब्रॉड में, वो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। कोई भी कॉर्पोरेशन, सोल कोऑपरेटिव सोसाइटी या गवर्नमेंट एक्सक्लूजन वाले लोग इंक्लूड नहीं होते हैं बॉडी कॉर्पोरेट में, इसलिए बोल रहे हैं नहीं। ऊपर वाले दोनों तो हाँ है, इंडिविजुअल्स, एलएलपीज, कंपनीज, इंडिया अब्रॉड, ये इंक्लूडेड है, बट कोई कॉर्पोरेट
कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई कॉरपोरेशन सोल है, या कोई गवर्नमेंट से एक्सक्लूसिवली मना हो रखा है, वो एलएलपी नहीं बन सकता। बेसिकली वो बॉडी कॉर्पोरेट्स नहीं है। या नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलएलपी मेंबरशिप रूल्स। सेक्शन 6 में बात करता है। सेक्शन 5 में हमने बात करी हु कैन बी ए पार्टनर, राइट। सेक्शन 6 में हम बात कर रहे हैं एलएलपी मेंबरशिप रूल्स क्या हैं। आई होप ये जो सेक्शंस हैं उसका पेज आपने ऑलरेडी बना लिया है, जैसे कि हम प्रीवियस सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते हुए बना रहे थे। ऑल्सो गाइज, इफ़ यू हैव मेड योर नोटबुक और कंसोलिडेटेड वे में आप अपने सेक्शंस लिख रहे हैं तो उसकी पिक्चर्स ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। लॉ बाय CM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पे। यू कैन ऑल्सो टैग मी ऑन CM में दिशा दुआ क्लासेस इंस्टाग्राम। ठीक है, चलिए एलएलपी मेंबरशिप रूल्स देखते हैं जो सेक्शन 6 में हमको बताए गए हैं। कितने पार्टनर्स चाहिए, कितने मेंबर मिनिमम पार्टनर्स चाहिए? कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए, जैसे कि पार्टनरशिप में चाहिए थे ऐसे एलएलपी में 2 होने पड़ेंगे। इफ़ 1 पार्टनर रिमेन्स, और 6 महीने से ज़्यादा हो गए, मतलब खाली एक ही पार्टनर रह गया है, तो जो रह गया है उसकी लायबिलिटी पर्सनल हो जाती है। छोटी छोटी बातों से केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेक्शन 7 इसके बारे में बात करता है। कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, जिसमें से एक बंदा रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, मतलब 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा होगा पीछे वाले फिनेंशियल ईयर में, प्रीवियस ईयर में। अगर सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो कम से कम 2 इंडिविजुअल्स या उनके नॉमिनी मस्ट बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी सी बात है सेक्शन 7 में, बस बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, जिसमें से एक कम से कम प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब 182 डेज प्लस रहा होना चाहिए इंडिया में। प्लस अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप एलएलपी है जहाँ पे सारे पार्टनर्स ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो कम से कम 2 पार्टनर्स इंडिविजुअल्स होंगे, है ना, या फिर नॉमिनीज होंगे जो कि इंडिविजुअल होने पड़ेंगे, एंड दे मस्ट बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ओके, now let's talk about the appointment and compliance. सेक्शन 9 सॉरी फॉर्म 9 में कंसेंट देते हैं पार्टनर्स बनने के लिए, पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर। फॉर्म 4 में पार्टनर की डिटेल आती है। फॉर्म 2 में कंसेंट टू एक्ट एज पार्टनर। Am I clear, guys? All these forms are important. Form 9, Form 4, Form 2. If you have not written it in your notebook, please write it. ये notes आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वैसे तो the cost of these summary notes entirely together is 999, but just for this June 2025 attempt till your examination, I'm giving you the e-version of this book only at a cost of 99 rupees. सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको, आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने लिखा है, फर्स्ट पूरा सेक्शन ए हैंड रिटन है, सेक्शन बी सी एंड डी इट इज़ मेजरली चार्ट बेस्ड। आई विल शो यू, मतलब ये हम एलएलपी भी आधा हम हैंड रिटन कर रहे हैं, फिर आधा जो है टाइप्ड वर्जन ऑफ माई हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, चलिए डिस्क्वालिफिकेशन, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता, फॉर्म 9402। आई होप आपने याद कर लिया है। नहीं याद किया है तो एक नज़र स्क्रीन पर दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए। ये फॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ स्पेशली पूछे जा सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता? अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है, यानी प्रीवियस 5 साल से पहले हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकते डेजिग्नेटेड पार्टनर। बट कोई इंसॉल्वेंट है और 5 साल नहीं बीते हैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुए हुए, तो आप डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते हो। अगर आपने अपनी क्रेडिटर्स की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया है लास्ट 5 ईयर्स में, अगर आप कन्विक्ट हो गए, मतलब एक तो होता है आपके ऊपर केस चल रहा है ना, प्रोसीडिंग्स चल रही है, एक होता है कि आप कन्विक्ट हो गए हो, मतलब कानून की नज़रों में आप आरोपी साबित हो गए हो, कन्विक्ट हो गए हो, और वो हुए हुए 6 महीने ही हुए हैं, है ना। कन्विक्ट करेगा मतलब बेसिकली यू हैव बीन कन्विक्टेड फॉर 6 मंथ्स और मोर, और मॉरल ट्राइब्यूनल के लिए कन्विक्शन हुआ है, तो भी आप डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते। और अगर आप कन्विक्टेड हो अंडर सेक्शन 30 ऑफ LLP, इवन देन यू कैन नॉट बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। दीज आर द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर ऐसे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए कि बताइए डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता, क्या फॉर्म्स है, तो ये सारी बातचीत आपको लिखनी होगी। ऑल्सो लेट मी जस्ट गिव यू एन एक्सपोजर टू काइंड ऑफ questions that have been asked from this chapter. Quickly, give me a moment.
ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में कराए हुए हैं। दोज हु आर एनरोल्ड विद मी, मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक के कराए हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज जो जो एमसीक्यूज हैं वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। या इसके अलावा हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, फॉलोइंग में से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो बस आपको आंसर देने हैं, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। कौन से सर्कमस्टांसेस में एलएलपी को वाउंड अप किया जा सकता है एनसीएलटी द्वारा, वहाँ से क्वेश्चन आया है। सेक्शन 64 आई विल टॉक अबाउट इट इन अ वाइल। कंसेप्ट ऑफ विसल ब्लोइंग पूछ रखा है एलएलपी के कंटेक्स्ट में, 3 ही नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। छोटा सा टॉपिक अभी रिवाइज करेंगे। ओके एक एलएलपी में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट से बाउंड नहीं है, ये तो हमने वन ऑफ द एडवांटेजेस देखा था। तो नंबर का है, अब खैर इतने छोटे नंबर के क्वेश्चन आते नहीं है, बट वी नेवर नो पैटर्न चेंज अगर हो जाता है, बट वी नीड टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग दैट कैन बी आस्क्ड। ओके फिर आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक एलएलपी है जो रजिस्टर्ड ऑफिस जो है उदयपुर स्टेट इन राजस्थान से गुड़गांव स्टेट ऑफ हरियाणा में शिफ्ट करना चाहती है, तो क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ पे सेक्शन 14 है, इसके बारे में थोड़ी देर में मैं बताऊंगी आपको। ओके फिर आपसे सेक्शन 26 एलएलपी पूछ रखा है, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ओके ऐसे क्वेश्चंस हमारे को ज़्यादातर दिखने को मिले हैं कि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, हाँ या ना, जस्टिफाई करिए। 5 नंबर का हाँ बॉडी कॉर्पोरेट है, उसकी सारी बातचीत लिखनी पड़ेगी। ठीक है फिर कैसे क्वेश्चन पूछ रखा है, कौन से सर्कमस्टांसेस में, वापस क्वेश्चन आया है, कौन से सर्कमस्टांसेस में ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकती है कि एलएलपी आपको बंद करना है। अगेन 6 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है, 2016 में आ रखा है। तो आप देखिए प्रीवियस 10-15 ईयर्स में 2 बार ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ओके फिर आपसे सेम मिला क्वेश्चन पूछा है कि एलएलपी शिफ्ट करना चाहती है एक वन प्लेस इन वन स्टेट टू अनदर प्लेस इन अनदर स्टेट। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली आज हैं, तो डेफिनेटली सेक्शन 13 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका पूरा प्रोसीजर बताना है। ठीक है फिर कन्वर्जन पूछ रखा है, एक प्राइवेट लिमिटेड को एलएलपी में शिफ्ट होना है, तो स्केड्यूल 3 फॉलो करने वाले हैं हम, और इसके बारे में पूरी बातचीत हमें पता होनी चाहिए। ठीक है प्रॉपर फॉर्म्स लेके एवरीथिंग। ओके सिमिलरली एक अनलिस्टेड कंपनी कैसे एलएलपी में शिफ्ट होने वाली है, अगेन यहाँ पे हम स्केड्यूल 4 को फॉलो करने वाले हैं। तो स्केड्यूल्स पता होंगे तभी आप आंसर्स देख पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे को ज़्यादातर दिखने को मिले हैं प्रीवियस अटेम्प्ट्स में। ठीक मेरे बेटे, तो नाउ लेट्स गेट कंटिन्यूइंग। बात करते हैं लाइबिलिटीज़ एंड कंप्लायंसेस के बारे में। एक डेजिग्नेटेड पार्टनर की लाइबिलिटी और कंप्लायंसेस सेक्शन 8 में बात तो रखी है, सेक्शन 7 से डीपी चालू हो गया था। अब जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो इंश्योर करता है कि जो आपकी एलएलपी है वो सारा लॉ सब कुछ फॉलो कर रही है, चाहे रिटर्न्स है चाहे रिपोर्ट्स है चाहे फाइलिंग है, और अगर नहीं करोगे तो पेनल्टीज लगेंगी, पर्सनली वो लायबल हो जाएंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। वैकेंसी रूल्स क्या है, वैसे तो अगर जैसे मान लेते हैं 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने कंपलसरी मान नहीं लेते, दिस इज हाउ इट हैपेंस, बट 2 में से खाली कोई एक ही रह गया, और खाली एक ही रह गया है तो 30 दिन के अंदर अंदर फिल होनी चाहिए, और अगर नहीं होता है तो बाकी सारे पार्टनर्स को हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बना लेते हैं, क्योंकि कम से कम 2 पार्टनर होने पड़ेंगे। ओके तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 7 सेक्शन 8 सेक्शन 9 हम डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर जो 30 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट होना था नहीं हुआ है तो 10,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना आप पे लग सकता है। और अगर आपने एक तो बेसिकली डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं और कंप्लायंसेस की लाइबिलिटी इनकी ही थी तो पर्सनली लाइबल हो जाओगे, तो आपको 10,000 से 1 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। दैट्स योर पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। पनिशमेंट सारे ही चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटायर लॉ। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैसे एक एलएलपी फॉर्म होती है, कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, इसको कर लेते हैं फटाफट से रिवाइज। सबसे पहले आपको अपना एक नाम रिजर्व करना है, जैसे कंपनी में हम नेम रिजर्व करते हैं वैसे ही एलएलपी को लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म 1 में 200 रुपये की फीस के साथ, जो कि वैलिड रहेगा फॉर 3 मंथ्स। ओके अब इनकॉर्पोरेशन में कम से कम 2 सब्सक्राइबर्स होंगे जो कि एलएलपी जब फॉर्म कर रहे होंगे, तो एक फॉर्म 2 फाइल करना होगा जिसमें एलएलपी का नाम, बिजनेस की डिटेल्स, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल भी जाएगी जब इनकॉर्पोरेट हो रहे होंगे। तो सबसे पहले आपने नाम रिजर्व किया फॉर्म 1 में, 3 महीने के लिए वैलिड है। फिर आपने इनकॉर्पोरेशन में 2 सब्सक्राइबर्स रहे कम से कम आपके, और आपने फॉर्म 2 में सारी डिटेल्स लिख दी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की, रजिस्टर्ड ऑफिस की, एलएलपी का नाम और बिजनेस की डिटेल्स भी।
अब रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए तक है तो फी 500 है। अगर 1 लाख से 5 लाख है आपका कंट्रीब्यूशन कैपिटल तो 2000 है। 5 लाख से 10 लाख है तो 4 है, डबल हो गई। और 10 के ऊपर है तो 5000 है। 500, 2000, 4000, 5000, दीज आर योर फीस फॉर योर रजिस्ट्रेशन डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। कौन फाइल करता है, या तो एक एडवोकेट या सीए, सीएमए, सीएस। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस की यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है एलएलपी फॉर्म करने के लिए, डिक्लेरेशन एक तरीके से जैसे हम कंपनी में फॉर्म करते हुए भी दे रहे थे वैसे ही, जो कि कंफर्म करेगा कि एलएलपी एक्ट की सारी बातचीत फॉलो करी गई है। अब फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जहाँ रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, जैसे कंपनी में दे रहा था वैसे ही यहाँ दे देगा। अगर यहाँ पे इस ड्यूरेशन जब आप एलएलपी को रजिस्टर करा रहे हो उस समय कोई गड़बड़ करी तो पेनल्टी लगेगी, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल की, और 10,000 रुपये से 5 लाख तक का फाइन भी लग सकता है। ऐसे हमने पीछे 10,000 से 5 लाख का देखा था ना, हेयर अपॉइंटमेंट ऑफ डीपी में, वैसे ही। ठीक बेटे ना, आई होप यहाँ तक एकदम सब बातें क्लियर है। अब 2021 में रिसेंट टाइम में यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। वैसे तो पार्टनरशिप और एलएलपी दोनों मिलाकर टू बोथ टुगेदर कंसोलिडेट होकर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी कभी ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है, खाली पार्टनरशिप से क्वेश्चन आ गया एलएलपी से नहीं आया है, खाली एलएलपी से आ गया पार्टनरशिप से नहीं आया है, ये दोनों से खाली एमसीक्यूज पूछ लिए। तो जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, टेक इनटू कंसिडरेशन द मार्क्स ऑल्सो। बहुत बहुत समय हमें पार्टनरशिप और एलएलपी पे नहीं लगाना है। लेट्स बी स्मार्ट, लेट्स बी प्रैक्टिकल। बट जब मैं ये बोल रही हूँ इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टॉपिक छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आसान है तो नंबर स्कोर करने भी आसान होंगे। समझ रहे हैं? चलिए, एलएलपी के अमेंडमेंट जो रिसेंट टाइम में चीज़ें हुई होती हैं वो उनके ज़्यादा पर्सपेक्टिव होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। तो क्या की चेंजेस हुए हैं, पहले डीक्रिमिनलाइजेशन हो गया माइनर ऑफेंसेस का। पहले क्रिमिनल ऑफेंसेस में पकड़ा जाता रखा जाता था, बट अब जो माइनर ऑफेंसेस हैं उन्हें डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। बस फाइन देना है 2,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ करी, एडमिन लैप्स हुए। ओके, स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज लगा दी हैं फ्रॉड के लिए, इंपॉर्टेंट है, इसको दिल में आप बिल्कुल उतारिए। 2 साल की जगह 5 साल की हो गई है जेल अगर फ्रॉड कर रहे हो, और फाइन जो है 50 लाख की जगह, सॉरी 50,000 की जगह 5 लाख का हो गया है। दीज आर स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज, दीज आर द अमेंडमेंट्स दैट हैव हैपेंड इन रीसेंट टाइम। 2021 कोरोना के बाद वाली बात कर रही हूँ, एक्चुअली कोरोना के टाइम भी बोल सकते हैं, हाँ, सेकेंड वेव चल रही थी। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अलाउड। बेसिकली क्या होता था, पहले खाली जेल टाइम का जेल टाइम, पैसों का पैसा ही देना होता था। अब दोनों एक दूसरे को किया जा सकता है, जेल टाइम के लिए पैसे दिए जा सकते हैं, पैसों के लिए जेल टाइम में। अगर पैसे नहीं दे रहे तो जेल टाइम सब करना पड़ेगा, तो कंपाउंडिंग अलाउड है। जैसे कि सिविल ऑफेंसेस में अलाउड होता है, क्रिमिनल ऑफेंसेस में अलाउड नहीं होता है, वैसे यहाँ पर अलाउड है। ओके, प्रीवियसली सिर्फ, और जो ये एक्चुअली पहले कंपाउंडिंग पहले होती थी बट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर पाती थी, बट अब रीजनल डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर भी आपको रियायत या कंपाउंडिंग करा सकते हैं। ओके, दीज आर द अमेंडमेंट्स दैट हैव हैपेंड इन रीसेंट टाइम्स, 2021 में ही हुआ है। स्पेशल कोर्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए, क्योंकि बहुत सारे केसेस थे ना, और 3-4 साल लग जा रहे थे, 3+ years लग जाते थे, है ना, सीवियर केसेस में। सेशंस एंड एडिशनल सेशन कोर्ट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, और जहाँ मतलब बेसिकली सीवियर केसेस ऐसे जहाँ 3+ years का जेल टाइम है, ये बोल रहे हैं, वहाँ पे सेशन और एडिशनल सेशन कोर्ट में आप जा सकते हैं। और लेसर सीवियर केसेस में मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल कोर्ट के पास आप अपनी ट्रायल कर सकते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ एलएलपी। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? वेरी वेल। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इट इज सेट बाय गवर्नमेंट वाया एनएफआरए कंसल्टेशन, और एनएफआरए पे तो मैंने एक डिटेल सेशन कर रखा है इन ऑन ऑडिटिंग, है ना। और अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं साथ में तो ऑडिट का लगभग 11-12 घंटे का एक कंसोलिडेटेड मैराथन में जल्द ही चैनल पर इन अ कपल ऑफ डेज लेकर आने वाली हूँ। ओके, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, बट अब हैंड रिटन नोट्स की जगह हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन। अब बात करते हैं नेम की रिस्ट्रिक्शंस और रजिस्ट्रेशन कैसा है।
अगर रजिस्ट्रार के को लगता है कि नाम अनडिजायरेबल है किसी और एलएलपी के साथ या किसी और कंपनी के साथ, या तो सिमिलर सा है, ज़्यादा ही तालमेल बिठ रहा है, ट्रेडमार्क के साथ दिक्कत हो रही है, तो रजिस्ट्रार आपका नाम जो आपने प्रपोज किया है उसे कैंसिल कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। रजिस्ट्रार का क्या काम है? एलएलपी का रजिस्टर मेंटेन करेंगे, और जैसे कि कंपनी को आज CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर आया था, वैसे ही इसके पास LLP IN आ रहा है, LLP आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है। कौन देता है? रजिस्ट्रार ही देता है। नाउ रजिस्टर्ड ऑफिस, हर एक LLP के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगी इस रजिस्टर्ड ऑफिस में ही आएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, अगर सेम स्टेट में आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो तो LLP अग्रीमेंट अगर अलाउ करता है और सारे पार्टनर्स का कंसेंट है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम स्टेट में आप चेंज कर रहे हो। बट अगर एक स्टेट से दूसरे का स्टेट में जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको क्रेडिटर्स का कंसेंट चाहिए, और कम से कम 21 दिन का नोटिस देना है प्रायर टू नो सबमिशन विद रजिस्ट्रार के पास सबमिट करोगे ना, मेरे को चेंज करना है यहाँ से वहाँ, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान से स्टेट ऑफ हरियाणा आप शिफ्ट कर रहे हो, और फॉर्म 15 फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। तो क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल रीड दिस क्वेश्चन टुगेदर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आंसर कैसे लिखना है आइए देखेंगे। एक LLP है जो शिफ्ट करना चाहती है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई, जो कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है, टू कोलकाता इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए इस LLP को अंडर LLP एक्ट 2008? तो सेक्शन 13 बोलता है LLP का कि एक LLP रजिस्टर्ड प्लेस चेंज कर सकती है, ऑफिस चेंज कर सकती है, बस उसको रजिस्ट्रार के पास 15 दिन फॉर्म 15 के अंदर विद इन 30 डेज डिटेल्स डालनी है कि भैया मैं अब राजस्थान से कलकत्ता शिफ्ट हो रही हूँ। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बदला जा सकता है, प्रोवाइडेड प्लेस अग्रीमेंट हो पार्टनर LLP अग्रीमेंट के अंदर। अगर अग्रीमेंट इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट से चेंज कराया जा सकता है। बट जब भी चेंज हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो LLP को अपने सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर से कंसेंट लेना है कि हाँ वी डोंट माइंड कि इस जगह से दूसरी जगह रजिस्टर्ड ऑफिस चला जाए स्टेट में। और जब चेंज हो रहा है प्लेस में, यस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक जनरल नोटिस भी जारी किया जाता है जो कम से कम 21 दिन पहले होना चाहिए, नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर फाइलिंग ए नोटिस विद रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार के पास नोटिस कर भेजने से कम 21 दिन पहले पब्लिक नोटिस, जनरल नोटिस जारी करना है कि हम यहाँ से इस स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं। ओके, किस न्यूज़पेपर में? एक इंग्लिश में और एक प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली वर्नाकुलर। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि न्यूज़पेपर में जो जाएगा ये न्यूज़पेपर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज वाला होगा। 21 डेज नोटिस कम से कम जब आप रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर रहे होंगे, तो बेसिकली 30 डेज से पहले, जैसे पहले मान लेते हैं 1 जून को शिफ्ट होना है, ठीक है, तो 1 जून से 30 जून के अंदर अंदर आपके पास रजिस्ट्रार को देना होगा। बट इससे एक दिन पहले 21 दिन पहले जनरल नोटिस, मतलब जैसे 1 से 7 जून के बीच के अंदर अंदर ही आपको जनरल नोटिस कर देना है, 7 तारीख से पहले पहले। 21 डेज 7 तारीख होते हैं, नहीं सॉरी 21 डेज होता है 9 तारीख, 9 जून से पहले पहले। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। और अगर नहीं करते हो तो 2000 से लेके 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। Although there is just change in the jurisdiction of one registrar to the jurisdiction of another, LLP को फॉर्म 15 देना, मतलब बेसिकली जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा रहा, जुरिस्डिक्शन चेंज हो रही है बस, तो फॉर्म 15 रजिस्ट्रार को देकर चल जाएगा। ठीक है, इन्फॉर्म करना रजिस्ट्रार को कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं करते आप जो करना चाहिए तो आपको 2000 रुपये से 25,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। तो एग्जैक्टली मैंने जो आपको शॉर्ट में दिया है उसको ऐसे ही हमें वर्ड्स में आंसर लिखना होगा। इसका ऑल्टरनेट आंसर भी दे रखा है कि रेजोल्यूशन फाइन कीजिए, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से कंसेंट लीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, पब्लिक नोटिस दीजिए, 30 दिन में हो जाना चाहिए, और ये नहीं करते हो तो 2000 से 25,000 तक का फाइन लग सकता है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब इस तरीके से पॉइंटर वाइज आंसर लिखते हैं जो कॉपी चेक कर आपका एग्जामिनर है उसके पास कोई स्कोप ही नहीं बचता कहीं हाँ से मार्क्स
काटने हैं, क्योंकि आपने सही से हेडिंग्स के साथ आंसर लिखा है, ठीक है। लिखा अंदर सब कुछ सेम ही है, जस्ट हेडिंग लगा दी है, ठीक मेरे प्यारे बेटे। आई होप दिस इज गुड। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब अगर आपने अपनी एलएलपी रजिस्टर करा ली, सेक्शन 14 इसके बारे में बात कर रहा है, सेक्शन याद हो पाए, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एलएलपी गेन्स लीगल स्टेटस, जैसे आपने इनकॉर्पोरेशन करा लिया, जैसे मुबारक हो आपको कंपनी हुई है, उसी तरीके से मुबारक हो आपको एलएलपी हुई है। अब आप एलएलपी एक लीगल स्टेटस ले लेगा और इसको सू किया जा सकता है, मतलब ये सू कर भी सकता है, इसको सू किया भी जा सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले भी सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है, और इनकी कॉमन सील भी हो सकती है, ऑप्शनल है अगर ज़रूरत है, जैसे कि कंपनीज एक्ट में भी हमने देखा था। ओके, बिना रजिस्ट्रेशन के एलएलपी ऑपरेट ही नहीं कर सकती है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? बिना रजिस्ट्रेशन के एलएलपी ऑपरेट ही नहीं कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं एलएलपी के नेम रिक्वायरमेंट के बारे में। उसके बारे में सेक्शन 21 बात करता है, एलएलपी को अपने नाम के आगे एलएलपी लगाना ज़रूरी है। मस्ट इंक्लूड एलएलपी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एट द एंड ऑफ योर नेम। ओके, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आएगा? एलएलपी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, एलएलपी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड कंफर्मेशन ऑफ एलएलपी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 5 लगाएंगे अगर चेंज कर रहे होंगे। इनमें से अगर कुछ भी चेंजेस हो रहे होंगे तो फॉर्म 5 लगने वाला है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या है, क्या क्या लगता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में? क्या क्या चाहिए? नाम चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, और कंफर्मेशन ऑफ एलएलपी रजिस्ट्रेशन जो कि रजिस्ट्रार ने दिया होगा आपको वो चाहिए। और इनमें से कुछ भी गड़बड़ करते हो, सेक्शन 13 सेक्शन 21 की, सेक्शन 13 में तो हमने शिफ्ट का भी देखा ना, अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ करते हो तो 2000 रुपये से 25,000 रुपये तक का फाइन लग जाता है। और अगर आप अपने नाम के आगे एलएलपी लगा रहे हो जबकि आप एलएलपी हो ही नहीं, मतलब अनऑथराइज यूज़ कर रहे हो, तो 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का फाइन लग सकता है। इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजोगे? वाया पोस्ट से भेज सकते हो, कुरियर से भेज सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, और रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाकर डिलीवर भी करा जा सकता है। एड्रेस क्या होगा जब डॉक्यूमेंट सर्व करने हैं? एलएलपी मस्ट प्रोवाइड एन एड्रेस विद रजिस्ट्रार जुरिसडिक्शन, जहाँ पे कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगी, उस जब आप एड्रेस दे रहे होंगे उसमें पिन कोड भी देना पड़ेगा आपको और ईमेल भी देना है। और कैन डिक्लेयर एन एडिशनल एड्रेस, एक एडिशनल एड्रेस चाहे तो डाल सकते हो एलएलपी एग्रीमेंट में, कैन। ओके, इट्स नॉट अ मस्ट, इट्स जस्ट अ कैन। अब फॉर्म 12 सबमिट करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर जिस दिन से एड्रेस डिक्लेयर किया है किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। कौन सा फॉर्म? फॉर्म 12। तो फॉर्म हमने 9 देखा, फॉर्म 4 देखा, फॉर्म 2 देखा, फॉर्म 15 देखा, फॉर्म 5 देखा, और जस्ट अभी अभी हमने फॉर्म 12 भी देख लिया। ये फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब नाम बदल रहे हो, अगर जैसे स्टेट बदली थी ऐसे नाम भी तो बदल सकते हैं। नेम बदल रहे हो, अगर खुद ही चेंज करना चाहते हो, वॉलंटरली चेंज करना चाहते हो, सारे पार्टनर्स का कंसेंट आ गया है, फॉर्म 5 ले लो। देखो फॉर्म 5 में चेंज कर रहे थे ना, नाम चेंज कर रहे हैं तो फॉर्म 5 लग रहा है, तो नाम चेंज कर रहे हो तो फॉर्म 5 ही लगेगा। फॉर्म 5 लगाइए, ठीक है। नेम चेंज हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा जैसे नया सर्टिफिकेट डेट आता है, जैसे नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा रजिस्ट्रार, उस दिन से इफेक्टिव हो जाएगा नया नाम। मैंडेटरी चेंजेस, मतलब सरकार बोल रही है आपको अपना नाम चेंज करने के लिए क्योंकि अनडिजायरेबल है, किसी और कंपनी या किसी और एलएलपी के साथ ज़्यादा सिमिलर सा लग रहा है, तो एलएलपी को 3 महीने के अंदर जिस दिन से सरकार से आपके पास ऑर्डर आया, उस दिन डायरेक्शन आई है, उस दिन से आपको 3 मंथ्स के अंदर अपना नाम बदल लेना। और नेम चेंजिंग के लिए फॉर्म 5 ही लगने वाला है। ये सब जो भी हमने बातचीत करी थी यहाँ पर सेक्शन 21 के अंदर। यस, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 5 है, और चेंज हो रहा है तो फॉर्म 5 एक्चुअली चेंज हो रहा है तो फॉर्म 5 है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब पेनल्टी, आई होप आप साथ साथ लिखते चले जा रहे हैं। अगर नहीं लिख रहे हैं प्लीज़ लिख लीजिए, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर, स्पेशली जब आप लास्ट टाइम रिविजन कर रहे होंगे। अगर आपने नोट्स ले लिए हैं फिर तो बहुत ही बढ़िया है, फिर कोई टेंशन नहीं है, एवरीथिंग यू हैव एट वन प्लेस। बट जब भी आप लिखते हो आपका ब्रेन सिंक में आता है, आप ज़्यादा हद तक चीज़ों को याद रख पाते हो। 10,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक की पेनल्टी लगती है अगर आपने नेम चेंज प्रोसेस में कुछ गड़बड़ करी है। और डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो एलएलपी पे लग रहा है, डेजिग्नेटेड पार्टनर
पार्टनर की भी लायबिलिटी है 10,000 से 1 लाख का फाइन, डीपी को भी लग सकता है, जो कि हमने सेक्शन 5 में देखा था। ठीक है, अभी हमने फॉर्म 5 देखा, वहाँ सेक्शन 5 देखा था। अब पार्टनर उनका रिलेशनशिप चैप्टर 4 में बात रखी है, चैप्टर नहीं याद होगा चलेगा, बट पार्टनर का रिलेशनशिप हमें पता होना पड़ेगा। एलएलपी अग्रीमेंट, जैसे मैंने बोला कि वो बताता है कैसे काम होना है, फ्लेक्सिबिलिटी बताई ना एलएलपी में एज इन कंपैरिजन टू कंपनी। तो पार्टनर्स की राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन कौन गवर्न कर रहा है, जो अग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अब जो ये अग्रीमेंट हुआ एलएलपी पार्टनर्स के बीच में, ये जाएगा फॉर्म 3 के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास। कोई भी मॉडिफिकेशन अगर हो रही है, कोई भी चेंजेस हो रहे हैं पार्टनर्स की राइट्स में, लाइबिलिटीज़ में, तो उसको भी फॉर्म 3 में ही चेंज करके, अपडेट करके, चेंज करके देना है 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन भी चेंज कर रहे होंगे। ओके, अब बात करते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन अग्रीमेंट। अगर कोई प्री इनकॉर्पोरेशन अग्रीमेंट है तो उसको रेटिफाई करना होगा आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, मतलब उसे करेक्ट करना होगा इनकॉर्पोरेशन के बाद। किस फॉर्म के अंदर, फॉर्म 3 के अंदर ही, जो भी राइट्स एंड लायबिलिटीज़ है प्री, अगर इनकॉर्पोरेशन कोई अग्रीमेंट हुआ है, चेंजेस अगर हैं तो जो भी है करके इसको फॉर्म 3 में ही सबमिट करना है, क्योंकि राइट्स और लायबिलिटी सारी कुछ फॉर्म 3 में ही आ रही है। अगर चेंज करो तो भी यही आने वाला है, प्री इनकॉर्पोरेशन है तो भी यही आने वाला है। ठीक है, कितने दिन के अंदर करना है, 30 दिन के अंदर करना है। सिंपल बात है, 2-3 बार अपने ब्रेन को समझाओ, आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से रेलिवेंट आता है तो आप लिख पाओगे। अब बात करते हैं म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में। ये फर्स्ट शेड्यूल इसके बारे में बात करता है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे वहाँ में ऐसा क्वेश्चन दिखा नहीं है रिसेंट अटेम्प्ट में, बट यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाएंगे। कोई भी एलएलपी अग्रीमेंट, इफ़ नो एलएलपी अग्रीमेंट एग्जिस्ट, एलएलपी अग्रीमेंट है ही नहीं, तो ये वाले रूल लगता है। जैसे जब मैं आपको 4 शेड्यूल बताई थी, मैंने वहीं पर बताया था कि या तो अग्रीमेंट होगा, अगर अग्रीमेंट नहीं है तो फिर हम शेड्यूल 1 लगा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर मान रखा है अग्रीमेंट में लिखा है किसी का 60 है, किसी का 30 है, किसी का 10 है, तो फिर हम वही फॉलो करेंगे। अग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पे बोलेंगे इक्वल, सब लोग के ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ऐसा शेड्यूल 1 बोल रहा है। फर्स्ट शेड्यूल ऐसे बोल रहा है। इंडेमनिटी, एलएलपी इंडेमनीफाई करती है पार्टनर्स को। कोई और, में से मान लेते हैं मैं एक एलएलपी है, मैं एक एलएलपी में पार्टनर हूँ, इस एलएलपी में मैंने कोई खर्चा किया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एलएलपी के नाम पे, तो एलएलपी मुझे पैसे देगी ना, अपनी जेब से क्यों दूंगी। या एक्शंस टेकन टू प्रोटेक्ट एलएलपी एसेट्स, उसके लिए भी अगर मैंने कोई एज ए पार्टनर, एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर और इन जनरल पार्टनर, अगर मैंने एलएलपी के लिए कोई उसके एसेट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कदम उठाया जिसकी वजह से मेरा खर्चा हुआ, तो एलएलपी को मुझे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। बट और पार्टनर्स मस्ट नॉट इंडेमनीफाई एलएलपी फॉर लॉसेस ड्यू टू फ्रॉड। बट ध्यान से, पार्टनर्स कहाँ एलएलपी कर रही है पार्टनर्स को इंडेमनीफाई, कहाँ पार्टनर्स इंडेमनीफाई कर रहा है। कोई भी अगर फ्रॉड पार्टनर ने किया और एलएलपी को नुकसान हुआ है तो भी करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। ओके, मैनेजमेंट राइट क्या है, सारे पार्टनर्स मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई पार्टनर रेमुनरेशन के लिए कंपलसरी नहीं है कि भैया इस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, एम्प्लॉय थोड़ी ना पार्टनर है। ओके, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड फॉर रेमुनरेशन फॉर मैनेजमेंट एक्टिविटीज। ओके, नाउ डिसीजन मेकर्स, मेजॉरिटी वोट से आप डिसीजंस ले सकते हो एक एलएलपी मैटर्स में, बट यूनानिमस, सब लोग का, ऑल का कंसेंट चाहिए। अगर आप बिजनेस का नेचर ही बदल दे रहे हैं, लेट्स से पहले आप तेल का बिजनेस कर रहे थे, अब आप एसी का बिजनेस करने लग जा रहे हो, तो आपको यूनानिमसली सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होगा। रिकॉर्ड, जो भी डिसीजंस हैं उनको 30 दिन के अंदर अंदर रिकॉर्ड कर लेना है और रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है एलएलपी। ट्रांसपेरेंसी, सारे पार्टनर्स मस्ट प्रोवाइड फुल अकाउंट्स एंड इन्फॉर्मेशन का कोई उनसे रिक्वेस्ट मांगी जा रही है कि भैया हमको इन डिटेल्स दीजिए तो देनी पड़ेगी। रिस्ट्रिक्शन क्या है, पार्टनर्स कंपीट नहीं कर सकते एलएलपी के साथ बिना कंसेंट के। Partners cannot compete with LLP without consent. Profits must be transferred to LLP in case you are competing without consent. Okay. Disclosure requirements, कोई भी बेनिफिट आया LLP रिलेटेड ट्रांजैक्शन से तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा और ट्रांसफर भी करना पड़ेगा किसको, LLP को। कोई भी पार्टनर अगर ऐसा कोई मुनाफा ले रहा है LLP के नाम पे। एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर को एक्सपेल नहीं किया जा सकता अनलेस एलएलपी अग्रीमेंट अलाउ करता है। अगर एलएलपी अग्रीमेंट अलाउ करते हैं तो कर सकते हो आप एक्सपेल। अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स है तो आर्बिट्रेशन से जाएंगे अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ये फर्स्ट मेथड रहेगा फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और अगर मैं पेपर बना रही होती तो मैं पक्का से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती थी, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट।
कब पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, जब वो रिज़ाइन कर देता है, 30 दिन का नोटिस पीरियड दिया, उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया पार्टनरशिप में और वो सीज कर देगा, बंद कर देगा एज अ टू बिकम पार्टनर। या तो बंदे की डेथ हो गई है, या एलएलपी ही डिसॉल्व हो गई है, या वो अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट द्वारा, या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, या उसने अप्लाई किया इंसॉल्वेंसी के लिए। इन सारे सिनेरियोज में वो बंदा अब ही और शी सीजेस टू बी अ पार्टनर इन द एलएलपी। ठीक है। लायबिलिटी क्या है सीज पार्टनर की, जो अभी तक जब तक आप पार्टनर थे तब तक जो भी थी वो आपकी लायबिलिटी है, उसके बाद वाली आपकी लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी तभी होगी जब थर्ड पार्टी को नोटिफाई कर दिया जाएगा और रजिस्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने ऑलरेडी हार्ट लगाई हुई है और मैंने अब आपको सर्कल भी कर दिया है। एंटाइटलमेंट ऑफ सीज पार्टनर, अनलेस एलएलपी एग्रीमेंट अग्रीज स्टेट्स अदरवाइज, दे और देयर लीगल एयर्स आर एंटाइटल्ड, जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया था वो वापस ले सकते हैं, एंड शेयर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्टिंग लॉसेज इफ एनी। तो या तो वो, या अगर उनकी डेथ हो गई तो उनके लीगल एयर को पैसे देने होंगे, अनलेस एंड अनटिल इट इज अदरवाइज सो स्टेटेड इन द अग्रीमेंट, और उस पर साइन कर रखा था पार्टनर ने तो। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन फॉर्मर पार्टनर्स, कैन जो पुराने पार्टनर्स वो इंटरफेयर नहीं कर सकते एलएलपी के बातचीत में। एलएलपी की मैनेजमेंट में एक बार आप पार्टनर बनना बंद हो गए तो वो बंद हो गए ना, फिर आप कैसे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। दिस वॉज ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू सेक्शन 24। आई हाईली रिकमेंड टू रीड दिस अ कपल ऑफ टाइम, बिकॉज एक ऐसा टॉपिक है जो अगर क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल आराम से आप आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि छोटी सी बात है, सिंपल बातचीत बता रखी है, कॉमन सेंस वाली बातचीत है, जस्ट इन केस क्वेश्चन आता है तो आप आंसर लिख पाएंगे। एक ऐसा टॉपिक है। Okay, now let's talk about the next topic, that is registration of changes in partners. पार्टनर की क्या ऑब्लिगेशन है, अगर कोई भी नाम या एड्रेस बदला जा रहा है एलएलपी का तो 15 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 6 में बता देना है, और अगर आप नहीं करते हो तो 2,000 रुपये से 25,000 रुपये का फाइन। आप देखिए कॉन्टिन्यूस 2,000 से 25 हमको दिख रहा है एलएलपी में, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होंगे सिमिलर टाइप ऑफ पेनल्टीज याद करना, बट उसके लिए पता तो होना पड़ेगा ना किस किस में सिमिलर है। ओके। ऑब्लिगेशन क्या है एलएलपी की, एलएलपी ये तो था पार्टनर्स को भेजना है फॉर्म 6 में। अब फॉर्म 4 के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी, एलएलपी की लायबिलिटी है 30 दिन के अंदर अंदर अगर कोई पार्टनर ऐड हुआ है, कोई पार्टनर को रिमूव किया गया है, किसी पार्टनर की डिटेल्स चेंज हुई है, और ये जब जब चेंजेस जा रहे होंगे फॉर्म 4 के अंदर तो क्या क्या बातचीत आएगी, सिग्नेचर लगेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर का, एलएलपी रेगुलेशन एज पर ऑथेंटिकेशन लगेगी जैसे कि एलएलपी एक्ट बोल रहा है, कंसेंट स्टेटमेंट लगेगी, कोई नया बंदा आ रहा है तो उसका कंसेंट लगेगा कि हाँ मैं पार्टनर बनने को तैयार हूँ, सर्टिफिकेट चाहिए होगा किसी सीएम ने सीए से एडवोकेट से कन्फर्मिंग कि भैया सब कुछ जो पार्टनरशिप एक्ट में कंप्लायंस बोला है वो सब फॉलो किया गया है। और इनमें से भी अगर कुछ गड़बड़ करते हो तो अगेन 2,000 से 25,000 रुपये तक का फाइन लग जाता है। और अगर एलएलपी फाइल नहीं करती है जो फॉर्म 4 में उसको करना चाहिए था, सीज पार्टनर में इंडिपेंडेंटली फाइल, लेट्स से समबडी इज गोइंग तो वो खुद भी कर सकता है अगर एलएलपी फॉर्म में नहीं करती है तो। रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगी नोटिस को विद एलएलपी, और अगर कोई कंफर्मेशन, जैसे मैं पार्टनर नहीं बन रही हूँ, मैं बंद हो रही हूँ, वैसे तो एलएलपी को इन्फॉर्म करना चाहिए फॉर्म 4 के अंदर रजिस्ट्रार को कि बंदा हट रहा है, बट अगर मेरा नहीं एलएलपी ने नहीं किया तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। अब मैंने करा, रजिस्ट्रार ने एलएलपी को भेजा कि भाई मेरे पास नोटिस आया है कि बंदा चला गया है, कंफर्म करो, और एलएलपी ने ये भी नहीं किया और 15 दिन बीत चुके हैं तो एलएलपी हटा देगी मेरा नाम इस रजिस्ट्रार के ऑफिस, मतलब एज अ पार्टनर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातचीत है। ठीक ना। लायबिलिटी समझते हैं एलएलपी की। एलएलपी लायबल कब होती है, जब पार्टनर का कोई रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन हुआ है नॉर्मल बिजनेस करते हुए, या फिर एलएलपी की अथॉरिटी के बियॉन्ड उसने काम किया है, या चाहे एलएलपी से पूछ के किया हो, चाहे एलएलपी से बिना पूछे किसी बंदे ने, किसी पार्टनर ने कुछ गड़बड़ करी है तो लायबिलिटी आ जाती है इस एलएलपी की अपने पार्टनर्स के काम के लिए। ठीक है। ऑब्लिगेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज एलएलपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में हो चाहे ना हो। एलएलपी कब लायबल नहीं होगी, जब पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं थी वो काम करने की। ठीक है। और थर्ड पार्टी जिसके साथ वो ट्रांजैक्शन किया उसे भी पता था कि एलएलपी ने तो इसको अथॉरिटी दे ही नहीं रखी है। ठीक मेरे बच्चे। लायबिलिटी क्या है, क्रेडिट फॉर क्रेडिट रिसीट, अगर कोई पैसे मिले हैं एलएलपी को, ठीक है, तो वो लायबल हो जाती है। ओके, बेस्ड ऑन समवन बीइंग मिसरिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर,
किसी को बताया, किसी में से मान लेते हैं मेरा कोई, मैं एलएलपी है, मैंने बताया मैं इसकी पार्टनर हूँ, इस एलएलपी की पार्टनर हूँ, बट मिस्टर एक्स है जो पार्टनर नहीं है, और मैंने इनको दिखाया कि ये पार्टनर, किसी को दिखाया मैंने ये पार्टनर है, और उस वजह से पैसे मिल गए हैं। तो जैसे पार्टनर बाय एस्टोपल नहीं बना दिया था, नॉमिनेट क्या नाम है, पार्टनर बाय होल्डिंग और पार्टनर बाय एस्टोपल बनाया था ना अपन ने पार्टनरशिप में, उस तरीके से लायबिल हो जाता है। ठीक है, एक्सटेंड ऑफ लायबिलिटी, जितने का क्रेडिट रिसीव हुआ है या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट गेन हुआ है वो बंदा भी हो जाएगा लायबल, और एलएलपी हो जाएगी एक्चुअली लायबल। ठीक है, पार्टनर एज एन एजेंट, हर एक पार्टनर एजेंट एलएलपी का, नॉट एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। वो क्या बोल रहे हैं, हर एक पार्टनर एलएलपी का तो एजेंट है, बट एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल नहीं है। ओके, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, इंडिविजुअल लायबिलिटी क्या है, पार्टनर्स किसी और बंदे की लायबिलिटी, पर्सन की लायबिलिटी के लिए तो नहीं है, मतलब उनके एक्ट के लिए लायबल नहीं है, नॉट पर्सनली लायबल जस्ट फॉर बीइंग इन एलएलपी। पर्सनली लायबल सिर्फ अपने एक्ट्स के लिए है, नॉट लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स। अब अगर मिसरिप्रेजेंट किया किसी पार्टनर ने, ठीक है, फॉल्सली क्लेम किया कि मैं पार्टनर हूँ, या फिर जिसकी वजह से उस फर्म को क्रेडिट मिल गए हैं, तो वो भी लायबल हो जाता है। जैसे मैंने भैया एस्टोपल वाली स्टोरी सुनाई आपको, एलएलपी तो लायबल है ही भैया, आप किसी को ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वो बंदा खुद भी लायबल हो जाएगा। ओके, अनलिमिटेड लायबिलिटी, एलएलपी या पार्टनर अनलिमिटेड लायबल होते हैं अगर उन्होंने जानबूझ के किसी के साथ को डिसीव करने की कोशिश करी है, डिसीव किया है, बेसिकली क्रेडिट में डिफ़ॉल्ट किया है। ओके, पैसे ले हुए हैं, दे नहीं रहे, पैसों से ले कुछ भी रिलेटेड बातचीत है और उसमें आपने फ्रॉड किया, लायबल हो, अनलिमिटेड लायबल हो। एलएलपी लायबल है अगर कोई फ्रॉडलेंट एक्ट किसी पार्टनर ने किया है, अनलेस इट प्रूव्स लैक ऑफ नॉलेज। अगर ये एलएलपी बोल देती है भाई मुझे पता ही नहीं है, मेरा फर्म में बंदा पार्टनर तो है बट इसने कुछ गड़बड़ करी है या कर रहा है, मुझे इस बातें पता ही नहीं है, प्रूफ कर देता है, तो फिर एलएलपी लायबल नहीं होगी। ओके, फ्रॉडलेंट कंडक्ट करते हो, पहले 2 साल थी, अब 5 साल हो गया, नाउ 5 years हो चुकी है, तो दोनों चीज़ लिखिएगा जब आप लिख रहे होंगे, तो ना दोनों लिखिएगा कि 2021 में ये अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, पहले 2 साल की जेल थी, 5 साल तक की जेल हो गया, तो ये दोनों बात लिखिएगा। 50,000 से 5 लाख हो गए है फाइन, और कंपनसेशन देना होगा एलएलपी, और या फिर पार्टनर्स को कंपनसेट करना पड़ेगा, किसी और का लॉस हुआ है आपके फ्रॉड की वजह से तो। ओके, ये पेनल्टी को कम किया जा सकता है अगर पार्टनर या एम्प्लॉय हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन में, पेनल्टीज़ रिड्यूस भी करी जा सकती है और हटाई भी जा सकती है। जो ये पेनल्टीज़ हमने बोली है ना 2 लाख से 5 लाख की। नो वन कैन बी हैरेस्ड और पनिश फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लेते हैं मैं एम्प्लॉय हूँ इस एलएलपी की, या मैं पार्टनर हूँ इस एलएलपी की, और मुझे पता चला है कि फ्रॉड हुआ है, मैंने विसल ब्लो कर दिया, बेसिकली दिस इज़ विसल ब्लोइंग, तो मेरे को हैरेस नहीं किया जा सकता, मुझे पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। बट हाँ, अगर एलएलपी अच्छे गुड फेथ में कर रही है और हेल्प कर रही है ऑफिसर्स की, अथॉरिटीज़ की, तो इनकी पेनल्टी कम भी करी जा सकती है, हटाई भी जा सकती है। पार्टनर कंट्रीब्यूशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ टेंजिबल, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल असेट, किसी कोई और तरीके का बेनिफिट भी ला सकता है पार्टनर, कोई मनी या कोई प्रॉमिसरी नोट या कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, बट इट हैज़ टू बी वैल्यूड बाय अ सीए, सीएमए, सीएस और एन एडवोकेट, या फिर एक अप्रूव वैल्यूअर द्वारा। ठीक है, बुक्स एंड अकाउंट्स कैसे चला जाएगा, एलएलपी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं कि पैसे कहाँ से आए हैं, कहाँ को गए हैं, क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी रखने पड़ेंगे, जैसे इन्वेंट्री के, वर्क इन प्रोग्रेस के, फिनिश गुड्स की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, कब, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है, या फिर कंट्रीब्यूशन जो है टोटल जो एलएलपी में आ रही है वो 25 लाख से ज़्यादा है, एंड इन बोथ ऑफ द केसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कीजिए। ऑडिट का एग्जेम्पशन है, ऑडिट नहीं कराना होगा कब, अगर आपका 50 लाख 40 लाख से नीचे का टर्नओवर है, या आपका कंट्रीब्यूशन जो है 25 लाख से नीचे का है। सो आई थिंक आई सेड इट रॉन्ग प्रीवियसली, अब मैंने इसे करेक्ट कर दिया। बुक्स मस्ट बी प्रिजर्व फॉर 8 years, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी नोटबुक में लिख के डब्बा बना लो कि आपको किताबों को प्रिजर्व करना है फॉर 8 years। एलएलपी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। और कब कब आपको एक ऑडिट नहीं कराना, अगर 40 लाख से नीचे का टर्नओवर है या टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 25 लाख से नीचे की है, तो आपको ऑडिट नहीं कराना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स क्या है, ऑडिटर जो सीए है वैसे अपॉइंट किया जाएगा,
अगर ज़रूरी है तो। अपॉइंटमेंट क्या है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे, और सब्सिक्वेंट ईयर्स में एटलीस्ट 30 days बिफोर द ईयर एंड्स। तो ईयर एंड लेट्स से 31 मार्च को हो रहा है, तो 1 मार्च तक आपको अपॉइंटमेंट करा देना है। ठीक है, ये कभी भी हो सकता है बिफोर द ईयर एंड्स, यहाँ पे 30 days एटलीस्ट। छोटी छोटी बातें हैं, बट ये सारी छोटी छोटी बातों के ही नंबर मिलते हैं लॉ में। और अगर वैकेंसी आ गई है तो रेजिग्नेशन या रिमूवल के वजह से ऑडिटर की, तो फिर क्या करोगे? अगर आपने रिमूव कर दिया है एज पर एलएलपी अग्रीमेंट, या फिर सब लोगों ने मिल के बोला है कि भाई ये इस ऑडिटर को हटाना है, ठीक है, तो ऐसे रिमूवल हो सकता है, या फिर रिज़ाइन कर सकता है ऑडिटर की, वैसे मुझे ऑडिटर नहीं रहना है इस फर्म का। तो उसको स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस में क्यों नहीं बनना चाहता हूँ, वाई डू आई वांट टू बी, वाई डू आई डू नॉट वांट टू बी एन ऑडिटर, और वाई डू आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू एज एन ऑडिटर, है ना। था तो सही, क्यों नहीं होना चाहता हूँ, तो नोटिस सबमिट करेगा, सर्कमस्टांसेस का स्टेटमेंट देगा। एनुअल रिटर्न्स फाइलिंग रिक्वायरमेंट, एलएलपी को फॉर्म 11 के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है रजिस्ट्रार के पास। तो फॉर्म 9 देखा, 4 देखा, 2 देखा, 5 देखा, 15 देखा, 6 देखा, 12 देखा, और जस्ट अभी अभी हमने फॉर्म 11 भी देखा है। सारे फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब सर्टिफिकेशन, अगर आपका टर्नओवर एज एन एलएलपी 5 करोड़ है, उससे ज़्यादा है, और कॉन्ट्रीब्यूशन 50 लाख है, उससे ज़्यादा है, तो अच्छा सॉरी, कम है, इट इज़ लेस देन 50 लाख कंट्रीब्यूशन, या टर्नओवर 5 CR से नीचे है तो डेजिग्नेटर पार्टनर साइन कर देगा तो चल जाएगा ये जो हमारे सर्टिफिकेशंस हैं। बट जैसे इससे ज़्यादा होते हैं, मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा का आपका टर्नओवर है, या 50 लाख से ज़्यादा की आपकी कंट्रीब्यूशन है, तो किसी CS को ही सर्टिफाई करना होगा। ओके, पेनल्टी 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक के फाइन लग सकते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक इंस्पेक्ट कर सकती है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स को, पार्टनर की डिटेलिंग्स, या उसमें से रिलेटेड कोई चेंजेस हुए हैं जो फॉर्म 5 में आप चेंजेस सबमिट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न, पब्लिक का रिक्वेस्ट करके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई इंस्पेक्ट कर सकती है। और पेनल्टी, अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट आपने दिया तो उस पेनल्टी लगेगी। अगर किसी बंदे ने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, या कोई इंपॉर्टेंट मटीरियल इन्फॉर्मेशन देना भूल गए हो एलएलपी से रिलेटेड, तो आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है, और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का फाइन भी देना पड़ सकता है। ओके, अब रजिस्ट्रार के पास क्या पावर है? अभी बहुत स्पीड में हम चल रहे हैं, बट आई थिंक आप रिवाइज कर पा रहे होंगे। नोट्स डेफिनेटली ले लीजिएगा आप वेबसाइट से, इफ़ यू वांट टू रिवाइज इन द प्रॉपर मैनर। आपके अगर आपने खुद पढ़ते हुए अपने रिवीजन नोट्स बनाए हैं तो वो भी चल जाएंगे। जस्ट द एजेंडा हेयर इज़ टू रिवाइज। अब समय क्योंकि कम रह गया है, तो अगर सब कुछ एक जगह कंसोलिडेटेड होगा, थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार डिमांड कर सकता है इन्फॉर्मेशन पार्टनर से, फॉर्मर पार्टनर से, एम्प्लॉय से भी, ये पावर है। और सम्मन कर सकता है, किसी को बुला सकता है, अगर इन्फॉर्मेशन मंगाई थी किसी एम्प्लॉय से, किसी पार्टनर से, किसी फॉर्मर पार्टनर से, उसने नहीं दी तो उसे बुलावा भेज सकता है, सम्मन कर सकता है। और यहाँ पे कोई पेनल्टी, रजिस्ट्रार ने बुलाया, उसके पास जो पावर है, लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, तो 200 रुपये से 25,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। ठीक है, कंपाउंडिंग जैसे मैंने बताया पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती थी, अब रीजनल और डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर्स भी कर सकते हैं। ओके, पहले ओनली, प्रीवियसली ओनली दिस, नाउ 2021 ऑनवर्ड्स रीजनल डायरेक्टर, सीनियर ऑफिसर भी कर सकता है। ओके, ऑफेंडर्स में पे अप टू मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड फीस अगर कंपाउंडिंग हो रही है। नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, स्पेशली इन फॉर्म ऑफ MCQs। ठीक है, तो परमानेंट रिकॉर्ड्स कब तक कौन से रिकॉर्ड्स हमेशा ही रखने हैं, हमेशा फॉर एवर, वो है इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स, LLP के अग्रीमेंट्स और नोटिफिकेशंस, कोई भी नोटिस एड्रेस, ऑफिस एड्रेस रिलेटेड है तो, और ऑल्टरनेट एड्रेस है तो इसको हमेशा के लिए प्रिजर्व करना है। 21 साल तक इनको प्रिजर्व करके रखना है। सॉरी, अगर लिक्विडेशन रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हैं LLP के, कोई भी पेपर्स, कोई भी रजिस्टर्स, कोई भी रिफंड ऑर्डर्स जो LLP लिक्विडेशंस के आसपास है, तो इन्हें 21 साल लिक्विडेशन रिलेटेड दोनों बातचीत। 5 साल तक कौन सा रिजर्व करके रखना है? कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑर्डर्स आए LLP के लिए, कोई लीगल प्रोसीडिंग, कानूनी कार्यवाही चल रही थी, प्रिजर्व फ्रॉम डिस्पोजल डेट्स, अपील्स ऑल्सो।
कोई एनुअल रिटर्न्स हैं, प्रोसिक्यूशन है, कंप्लायंस स्टेटमेंट्स हैं, कोई एलएलपी का नाम अगर स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से या रेस्टोरेशन ऑर्डर आया है, कन्वर्जन स्टेटमेंट है फॉर्म टू एलएलपी, ये सारे 5 साल तक आपको सबमिट करने सॉरी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। मैम याद करना पड़ेगा बेटा, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा याद करने, बहुत मत लगाइए, ज़्यादा समय नहीं लगा देना इस पर, बट 5-7 मिनट आप दोगे, एक आध बार लिखोगे, मैक्सिमम 15 मिनट्स हो गए इस टेबल को, यू आर सॉर्टेड। बट देन यू हैव टू स्पेंड टाइम। ये सोचते रहो कि अरे यार हम कैसे करेंगे, होएगा ही नहीं, करोगे तो होगा ना। अगर पूरा घर गंदा हो रहा है, मम्मी देख देख के घबरा रही है, अरे कैसे होगा, बट जैसे करने लगती है हो जाता है ना, ऐसे ही होता है मेरे बेटे, आप करने लगोगे हो जाएगा। रिकॉर्ड फॉर 3 इयर्स, रूटीन करस्पॉन्डेंस, कोई भी फीस, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई फाइलिंग है तो ये 3 साल के लिए आपको सबमिट हमेशा मतलब प्रिजर्व करके रखना है डॉक्यूमेंट्स को। तो पहले आप फॉर एवर की बात करी, मैंने 21 साल की बात करी, मैंने 5 साल की बात करी, मैंने 3 साल की बात करी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये प्रिजर्व ढंग से करने हैं। 8 साल के बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात करी थी कि 8 ईयर्स तक आपको किताबें सबमिट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्व करने होते हैं। जो ये बातचीत मैंने फॉर एवर 21 ईयर्स, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स वाली करी है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स। रजिस्ट्रार पुराने रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बस प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी। मस्ट मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ डिस्ट्रॉयड डॉक्यूमेंट्स आल्सो, हु द रजिस्ट्रार। अब रजिस्टर में क्या क्या इंक्लूड होगा, ब्रीफ डिटेल्स की कौन से डॉक्यूमेंट्स आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डेट और मोड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जलाया, काटा, श्रेड किया, व्हाट आर यू डूइंग। अब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कन्वर्जन जो अलाउड है, फर्म से एलएलपी सेकेंड शेड्यूल, प्राइवेट से एलएलपी थर्ड और अनलिस्टेड पब्लिक से एलएलपी फोर्थ शेड्यूल। ये तो हमने ऑलरेडी, हमने जब 4 शेड्यूल पर सेशन शुरू किया वहाँ मैंने बात बताई थी। बात करते हैं कैसा प्रोसेस रहेगा, वेरी 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 टू द पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये टेबल घोट के पी जाओ। फॉर्म 17 और 18 आपको दिल में एकदम उतार लेने हैं। क्या फर्म एलएलपी में हो सकती है जी, सेकंड शेड्यूल फॉलो करना है, सारे पार्टनर्स मस्ट बी पार्टनर्स इन एलएलपी, नो न्यू पार्टनर्स, ओके, ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म मस्ट बी पार्टनर्स इन एलएलपी, नो न्यू, नो नया पार्टनर नहीं आ सकता अगर कोई फर्म को हम एलएलपी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो। एप्लीकेशन फॉर्म जो रजिस्ट्रार के पास जाएगी वो जाएगी फॉर्म 17। डॉक्यूमेंट्स क्या जाएंगे फॉर्म 17 के साथ, फर्म का नाम, सारे पार्टनर्स एलएलपी के पार्टनर्स होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, फर्म का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर जो फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म थी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट, किसके साथ, फर्म 17 के साथ। और सारे वही पार्टनर्स होंगे जो फर्म के पार्टनर थे, कोई नया पार्टनर हो नहीं सकता है। दिमाग में इंफॉर्मेशन प्रोसेस कीजिए, 3 पॉइंट्स, ओके। नाउ अप्रूवल प्रोसेस, रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स और आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा एज अ एलएलपी अंडर विथ फॉर्म 19, ठीक है। अब एक बार कन्वर्जन हो गया, अब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को, जो पुराना पार्टनरशिप वाला फर्म था उसके रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को अपडेट करना है 15 दिन के अंदर अंदर। और अगर आप मान लेते हैं आपने अप्लाई किया, मैं फर्म हूँ, मैं एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहता हूँ, मेरी बात नहीं सुन रहा है, रजिस्ट्रार रिजेक्ट कर रहा है, तो आप ट्राइब्यूनल एनसीएलटी के पास जा सकते हैं अपील लेके, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना, जैसे जैसे हमने एक फर्म को एलएलपी में ट्रांसफर करने की बातचीत करी, वैसे ही प्राइवेट कंपनी में सिमिलर प्रोसेस है, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे कोई पार्टनर तो है नहीं, तो क्या होगा, नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन असेट, ऑल शेयर होल्डर्स मस्ट बी एलएलपीज पार्टनर। वहाँ पार्टनर्स थे, यहाँ पे शेयर होल्डर्स होंगे, प्राइवेट कंपनी है, वो पार्टनर्स बन जाएंगे एलएलपी में। कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी नहीं होनी चाहिए, सिक्योर्ड एज ए सिक्योर्ड कोलैटरल नहीं होनी चाहिए, उस पर इंटरेस्ट क्रिएटेड नहीं होना चाहिए किसी थर्ड पार्टी का, ये कहने का मतलब। फॉर्म 18 में आप रजिस्ट्रार के पास जाते हो, कंपनी का नाम, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, इनकॉर्पोरेशन का डेट, स्टेटमेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर एज ए प्राइवेट कंपनी, ये सब जाएगा फॉर्म 18 के साथ रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा और आपको एक सर्टिफिकेट, नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा फॉर्म 19 के अंदर ही। तो फॉर्म 19 तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को वापस इन्फॉर्म करना है कि भाई देखो अब मैं प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में शिफ्ट हो गया हूँ 15 दिन के अंदर अंदर, और ये यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ एनसीएलटी के पास जाओगे, ट्राइब्यूनल के पास अपील लेकर। ऐसे ही अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगेन सेम बात,
सेम बात, सेम बात, सेम बात, सेम बात, सेम बात, कुछ अलग नहीं, बहुत आसान। में आप कहो भगवान मेरे परम पिता परमात्मा, तो गॉड दैट यू बिलीव इन, ये एग्जाम में क्वेश्चन दे देना। इतना बढ़िया सिंपल सा टॉपिक, और 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर, कितना मजा आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलो अब बात करते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में। क्या मतलब है कंपाउंडिंग? सेंट्रल गवर्नमेंट सेटल कर सकते हैं, अब तो खैर रीजनल डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर भी कर सकते हैं, जो अमेंडमेंट आई है 2021 में। ठीक है, पनिशेबल जो है बेसिकली फाइन की जगह पनिशमेंट, पनिशमेंट की जगह फाइन दे सकता है बाय कलेक्टिंग अ सम ऑफ मैक्सिमम फाइन फ्रॉम द ऑफेंडर्स, ओनली अप्लाइज टू ऑफेंसेस विद नो इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और हैं, बस ये चैप्टर अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है, छोटी सी टॉपिक्स हैं, बस खत्म होने वाला है। ओके, वी आर जस्ट अबाउट टू फिनिश द टॉपिक, लेट्स कंटिन्यू। ओके, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक बार कन्वर्जन हो गया, एलएलपी रजिस्टर हो गई न्यू नेम में, सारे असेट, सारी लाइबिलिटी, सारे ऑब्लिगेशंस ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे फर्म के इसका एलएलपी पे, प्राइवेट कंपनी के एलएलपी पे, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के एलएलपी पे, ओल्ड एंटिटी अब डिसॉल्व हो जाएगी। अब if the LLP owns registered property, it must notify the relevant authority, मतलब ऐसे सर सही है या जो उनसी भी अथॉरिटी है उसको आप करेंगे अपडेट। अगर कोई भी पुराना केस चल रहा था, कोई पेंडिंग लिटिगेशन चल रही थी, कोई लीगल मैटर था, तो वो एलएलपी के नाम पे चलेगी, चाहे पहले वो फर्म के नाम पे थी, चाहे प्राइवेट कंपनी के नाम पे थी, चाहे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के नाम पे थी। अब कोई भी पुरानी कोई कन्विक्शन, कोई रूलिंग, कोई जजमेंट आया, वो इस एलएलपी पे एप्लीकेबल होगी। भैया वो तो फॉर्म है ही नहीं, किस पे लगाओगे? इसलिए एलएलपी पे लगाएंगे, जो नई एलएलपी बन गई है। सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे अग्रीमेंट, सारे ऑब्लिगेशंस प्रीवियस एंटिटी के इस एलएलपी के नाम पे चले रहेंगे। एम्प्लॉयज़ अपना जॉब रखेंगे अंडर द एलएलपी विद नो चेंजेस इन टर्म्स। पहले 10,000 थी सैलरी, विद 10,000 रहने वाली है। अगर वो बढ़ने की अलग बात है, बट ऐसे क्योंकि वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, अब हम तुम्हारे पैसे इतने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। सारी अपॉइंटमेंट, सारी अथॉरिटी, सारे पावर्स ऑटोमेटिकली एलएलपी के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। सारे लाइसेंस और अप्रूवल्स भी, लेट्स से कोई लाइसेंस मिल रखा था कोई दवाई बनाने का एज अ फर्म, तो भी इस पे भी रहेगा, या कोई प्राइवेट कंपनी को मिल रखा तो इस पे भी रहेगा। अच्छा, notice for conversion and correspondence for 12 months official communication must mention the conversion कि भैया हम फर्म थे अब एलएलपी में ट्रांसफ़र हो गए हैं, पहले हम प्राइवेट कंपनी थे अब हम इस पे ट्रांसफ़र हो गए। कितने समय के लिए? 12 महीने के लिए। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, प्रीवियस एंटिटी के नाम के साथ। और ऐसा नहीं करते हो तो 10,000 से 1 लाख का फाइन है, और एडिशनल फाइन लग सकता है 50 रुपये से 500 रुपये प्रतिदिन का भी। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई भी प्रीवियस अग्रीमेंट्स जो थे वो एलएलपी पे वैलिड हैं। जो एलएलपी है उसको ओरिजिनल पार्टी जैसे ही ट्रीट करी जाएगी। रेफरेंसेस टू ओल्ड एंटिटी ऑटोमेटिकली अप्लाइज टू एलएलपी, करंट एलएलपी ऑल्सो, जो कन्वर्जन के बाद आ गई है, जो फॉर्म 19 मिलने के बाद आ गई। सारे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई बॉन्ड्स, कोई डीड्स, कोई अग्रीमेंट्स, वो भी पोस्ट कन्वर्जन वैलिड रहेंगे, और वो एनफोर्स भी करे जा सकते हैं, चाहे नाम एलएलपी का है बट पुराने तो आप ही थे ना। कंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सारे एम्प्लॉयज भी सेम रहेंगे विदाउट इंटरप्शन। एलएलपी रिप्लेस कर लेती है फर्म कंपनी एज एन एम्प्लॉयर। ओके, एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट अथॉरिटीज एंड पावर्स, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी पावर, कोई भी अपॉइंटमेंट ग्रांटेड अर्लियर रिमेन्स वैलिड अंडर द एलएलपी। लाइसेंसेस, अप्रूवल्स, परमिट कंटिन्यूज, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल सी बात अभी हमने पढ़ी। अब नोटिस फॉर कन्वर्जन इन कॉरेस्पॉन्डेंस, ड्यूरेशन 12 महीने तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 14th डे ऑफ कन्वर्जन। 12 महीने तक आपको दोनों साथ साथ लगाना है नोटिस की भैया हम पहले ये थे, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर था, अब हम कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, मैंडेटरी इंक्लूजन इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन बतानी है कि भाई हम कन्वर्ट हो गए हैं। स्टेटमेंट मेंशनिंग कन्वर्जन इन टू एलएलपी, नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रीवियस एंटिटी। अगर ये नहीं करोगे तो 10,000 से 1 लाख तक का फाइन है, और एडिशनल फाइन 50 रुपये से 500 रुपये तक हो सकता है। अब हमारे पास एक टॉपिक है फॉरेन एलएलपी। ठीक है, बस ये छोटा सा टॉपिक है, खत्म करेंगे एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, नाउ सेक्शन 2M, सेक्शन 2M एलएलपी का बात करता है। फॉरेन एलएलपी वो एलएलपी है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, बट बिजनेस उसका इंडिया में हो रहा है। इनिशियल रजिस्ट्रेशन उसको फॉर्म 30 डेज के अंदर अंदर, जब से वो इंडिया में आई है काम करने के लिए, कराना होगा, चाहिए होगा रजिस्ट्रार को दो।
क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी, जो भी उनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस भी कंट्री से है, किसी गल्फ कंट्री से है, यूके से है, कनाडा, जहाँ का भी है वो चाहिए होगा, उनका एड्रेस चाहिए होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल बिजनेस क्या करने वाले हो इंडिया में वो बताना पड़ेगा, उसका एड्रेस बताना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बताना पड़ेगा, और कम से कम 2 पार्टनर्स, इस जो फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी है उसके 2 पार्टनर्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, जो लीगली ऑथराइज है, सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास आएंगे। और अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर दे हैव टू बी इंडियन रेजिडेंट, मतलब पिछले साल 182 दिन या उससे ज़्यादा रहे हो। बहुत सिंपल बात है बट इंपॉर्टेंट बात है, 2M याद कर लीजिए, 2M डिफिकल्ट नहीं है याद करना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, अगर कॉमनवेल्थ कंट्रीज से हो आप, बेसिकली इनकॉर्पोरेशन वहाँ हो रखा है, तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट से कि आप इनकॉर्पोरेटेड हो वहाँ पे, नोटरी पब्लिक चाहिए, या फिर एक ऑफिसर ऑफ एलएलपी अंडर ओथ का सर्टिफिकेट, मतलब बेसिकली एक सर्टिफिकेशन चाहिए कि आप एलएलपी हो उस कंट्री में। ये कौन सी कंट्री के बारे में है, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, अगर उनमें से कहीं से भी आप इनकॉर्पोरेटेड हो। अगर नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री है, जैसे जो कि हॉग हॉप स्टाइल बोलते हैं, हॉग हॉप स्टाइल कंट्रीज बोलते हैं, तो इनको एक ऑप स्टाइल सर्टिफिकेशन चाहिए या फिर नोटराइजेशन चाहिए। अब ना तो आप हॉग हो ना तो आप कॉमनवेल्थ हो, तब क्या होगा, आपको वहाँ की गवर्नमेंट का ऑफिशियल का या फिर नोटरी पब्लिक का और एक एलएलपी ऑफिसर का सर्टिफिकेशन चाहिए कि आप वहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड हो एज एन एलएलपी। एडिशनल ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत हो सकती है, नोटरी सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय अ डिप्लोमेटिक और काउंसलिंग ऑफिसर। ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म 27 के साथ, ठीक है। फॉर्म 27 अभी दिखाया था ना मैंने आपको ये, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल्ट्रेशन इन एलएलपी डिटेल्स, चेंजेस हो रहे हैं अगर, फॉर्म 28 लगेगा, कितने दिन के अंदर ना, 60 दिन के। कोई भी चेंजेस हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स में, रजिस्टर्ड ऑफिस में, पार्टनर्स में, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में, तो फॉर्म 28 लगेगा। अगर मैं फॉरेन एलएलपी के बारे में बात कर रही हूँ, जिस दिन से चेंज हुआ है उस दिन के 60 दिन के अंदर अंदर। और फॉर्म 30 लगेगा, सॉरी फॉर्म 29 लगेगा, 27, 28, 29 लगेगा विद इन 30 डेज। अगर सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन में कोई चेंजेस हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में कोई चेंजेस हो रहे हैं, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो 2 लोग चाहिए थे ना उनकी डिटेल्स में कोई चेंजेस हो रहे हैं, बिजनेस एड्रेस बदल रहा है इंडिया में, तो फॉर्म 29 लगेगा, 30 दिन का समय जिस दिन से चेंजेस हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस पर समय ज़रूर दीजिएगा। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई नॉन इंग्लिश डॉक्यूमेंट है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन चाहिए इंग्लिश में। इन इफ़ आउटसाइड इंडिया हुई है तो ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, ट्रांसलेशन हुई है। अगर इंडिया में ट्रांसलेशन हुई है तो सर्टिफाई कौन करेगा, एक CA, CMA, CS या एफिडेविट के आया एडवोकेट कर सकता है। एनुअल फाइलिंग, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर्म 8 में लगती है। ये किसी दिन से देनी है, जिस दिन 30 दिन के अंदर अंदर देनी है, आफ्टर 6 months फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एज एंड एज अ फॉरेन LLP। डेटा इंपॉर्टेंट। यूज ऑफ नेम इन करेस्पॉन्डेंस, फॉरेन एलएलपी मस्ट मेंशन क्या नाम है, किस कंट्री में वो इनकॉर्पोरेट हुई है अपने सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में अपॉइंट नहीं हुआ है, सॉरी, अगर कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में अपॉइंट नहीं हुआ है तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स वहां भेजे जाएंगे जहां एलएलपी का बिजनेस हो रहा है इंडिया में, ओके। रजिस्ट्रेशन क्लोजर ऑफ बिजनेस, रजिस्ट्रेशन हो गया तो रजिस्ट्रार इशू कर देता है आपको सर्टिफिकेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन, नहीं फॉर्म 30 में, तो फॉर्म 27 देखा, 28 देखा, 29 देखा, 30 देखा, 27 से लेकर 30 तक फॉरेन एलएलपी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके। और जब फॉर्म बंद हो रही है, लेट्स से एलएलपी बंद हो रही है, फॉरेन एलएलपी बंद हो रही है, तो फॉर्म 29 विद इन 30 डेज जाएगा, इंश्योरिंग और फाइलिंग्स आर कंप्लीट। ये 29 यहाँ पर लगा था, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है तो 29 ही लगेगा ना, ठीक है। 30 तब लग रहा है जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट दे रहा है। दैट्स इट, खत्म, चैप्टर फिनिश। ओके, सो गाइज दैट्स इट। आई होप यू आर एबल टू रिवाइज द टॉपिक्स। जो इन छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातचीत हैं वो आपने लिख ली होंगी, स्पेशली द फॉर्म्स। थोड़े बहुत समय नहीं लगेगा, आधा पौना घंटा लगेगा आपको सारी फाइन्स और पेनल्टीज इस चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे क्वेश्चन इस चैप्टर से आने की पॉसिबिलिटी कम है। 2 चैप्टर्स मिला के 5 नंबर का पेपर आने वाला है एग्जाम में, है ना, पार्टनरशिप और LLP, बट वी हैव टू बी रेडी, या। और ये नोट्स आप वेबसाइट से जाके ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट लिंक में भी ऐड कर दूंगी। विद दिस आई टेक योर लीव, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे हम
करेंगे कोड ऑफ वेजेस। 5 नंबर का खाली एक ही चैप्टर है, वो करके फिर हम 2 चैप्टर साथ में करेंगे, जहाँ हम फैक्ट्रीज एक्ट और ग्रेचुइटी साथ करेंगे, ईपीएफ और पेंशन वाला चैप्टर साथ करेंगे, मिसलेनियस वाला प्रोविजन से, ठीक है। बस एक ईएसआई वाला दोनों टॉपिक साथ में करेंगे, ईपीएफ और ईएसआई साथ में करेंगे। एंड नेक्स्ट 3 सेशन में हम रिवाइज कर देंगे। वैसे 15 नंबर का पेपर इसके बाद का रह गया है हमारा, हाँ 15 नंबर का पेपर इसके बाद का रह गया है हमारा, वो हम रिवाइज करेंगे एंड वी आर सॉर्टेड। ओके, बाकी लो बाय सीए पे दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपसे जुड़ी रहूंगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आता है कमेंट में पूछिए। यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी ऑन द टेलीग्राम। अच्छे से पढ़ते हैं, एकदम मचा देते हैं आने वाले एग्जाम में। ओके, और ये फास्ट ट्रैक बैच जून वालों के लिए तो है ही, दिसंबर वालों को भी आई होप बहुत हेल्प करने वाला है। Okay, taking your leave now. I'll see you in the next session. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CM Dishadwa, signing off for today. Bye bye.